नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्योर 60 ऑनलाइन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं QIP 1221 का मैथ सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक 15 डिग्री सेक 15 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली आप साइन में चेंज कर लीजिए। इसको साइन में चेंज करेंगे, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन 15, 1/sin 15 लिख दिए, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos 15। ठीक है, फिर क्या करिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए जिससे फार्मूला बन जाए 2 sin थीटा कॉस थीटा का, 2 sin 15 डिग्री, ठीक है, कॉस 15 डिग्री। तो ये बन गया नीचे साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है, तो साइन 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ, तो 2/1/2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंप ऑफ सोल्जर्स हैज फूड फॉर 400 डेज, आफ्टर 40 डेज 150 सोल्जर्स लीव द कैंप, एज अ रिजल्ट द फूड कैन लास्ट फॉर 40 डेज फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स पूछा है। बोला है कि एक कैंप है सोल्जर्स का जिसमें 400 दिनों का भोजन है, कुछ नंबर ऑफ सोल्जर्स है उनके लिए 400 दिन का भोजन है, लेकिन आफ्टर 40 डेज 150 सोल्जर लीव कर जाते हैं। 150 सोल्जर यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। जब 150 सोल्जर छोड़ के चले गए कैंप को, तो जो भोजन बचा, 150 सोल्जर जाने के बाद जो भोजन बचा है वो चल सकता है 480 दिन तक। लेकिन किसके लिए, जो 150 छोड़ के सोल्जर बचे हुए वो, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स x थे। ठीक है, अब एक सोल्जर से 400 दिन का भोजन था, लेकिन 40 दिन, जब 40 दिन हो गए तो अभी कितना भोजन बचा होगा, 360 डेज का, 360 डेज का भोजन बचा हुआ है। और इसको कितने 150 सोल्जर जो निकल गए, मतलब x माइनस 150 सोल्जर्स कितने दिन तक खा सकते हैं, तो ये दिया हुआ है 480 डेज तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही नंबर ऑफ सोल्जर्स हो जाएंगे, 3x हुआ, 4x हुआ, माइनस 600 हुआ, और ये x को इधर ले आए, 600 आ गई x की वैल्यू। इसका मतलब इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स 600 थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन, स्टार्ट है, 5 men and 8 women can complete a work in 12 days working together, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days. In how many days 11 women complete the work। ठीक है, बोला है कि 5 men है और 8 women है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो लिख लीजिए 5 men प्लस 8 women है, 12 डेज में कर रही हैं, और यही काम को while 3 men और 7 औरतें टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, इसी काम को 3 आदमी प्लस 7 औरतें 15 दिन में करती हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद बोला है कि इन हाउ मेनी डेज 11 वुमेन कंप्लीट द वर्क, तो इसी काम को 11 औरतें कितने दिन में कर लेंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, मेन और वुमेन का रेशियो मिल जाए इफिशियंसी का, तो उससे टोटल वर्क निकाल के 11 वुमेन की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने दिन में 11 वुमेन कंप्लीट कर सकती है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 4 जो 14, 3 5 जो 15, 3 4 जो 12 हुआ, 420m प्लस 32W 15m प्लस 35W, इधर जाएगा 5m हुआ, ये इधर जाएगा 3W, तो m/w का रेशियो आ गया 3:5 का, मतलब एम मेन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की 5 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखें या फिर यहाँ पे रखें, हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ पे रखिए, एम की 15 हो जाएगा, 3 5 जो 15 प्लस 8 5 जो 40, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, तो ये 55 और 6 करेंगे, 12 12 5 जो 60, 660 टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को 11 वुमेन कितने दिन में करेंगी, कितना काम है, 660, वुमेन कितनी है, 11 है, एक वुमेन की इफिशियंसी 5 है, तो इससे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 11 छक्का 66 हुआ, 5 12, तो 12 दिन में 12 डेज में 11 औरतें काम कंप्लीट कर देंगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब इक्वल टू 16 है, एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 a की पावर 4 एंड 81 b की पावर 4। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करके 2 बार होल स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू मिल जाएगी,
लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि ए बी की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो ए बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका होल क्यूब कर दे। इसका होल क्यूब करेंगे क्या आएगा, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो 4 का होल क्यूब 64 हो जाएगा। 4 का होल क्यूब हो गया 64 इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 8 ए क्यूब, बी का मतलब 3 बी का क्यूब 27 बी क्यूब प्लस 3 ए बी। 3 ए बी होता है 3 2 6 3 18 ए बी, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यहाँ पे लिखिए या फिर सीधा लीजिए 4, ठीक है, ए प्लस बी की जगह 4 लिख देंगे तो 64 हुआ। और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 ए क्यूब 16 हो गया, ये 16 हो गया प्लस 18 ए बी की वैल्यू तो पता नहीं है और ये 4 पता है, मतलब 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 ए बी और ये 64 इधर लाएंगे इसको, ये हो गया 48 इक्वल टू 72 ए बी हो गया। 72 ए बी हुआ, ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 24 2 जा 24 3 जा 2/3 आ जाएगी ए बी की वैल्यू। ए बी आ गया हमारा 2/3, यही मेन था। आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर करिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ए बी, ठीक है, इक्वल टू हो गया 16। अब इसकी वैल्यू तो हमें यही चाहिए, इसका होल स्क्वायर करना है तो इसको वहीं रहने दीजिए, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस हुआ 12 ए बी की वैल्यू है 12 इंटू 2/3, तो 3 4 जो 12 8 आया है, 8 इधर जाएगा तो ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 होगा माइनस तो 8 हो जाएगा। अब इसी का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 प्लस 4 9 जा 36 2 जा 72 72a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 64 हो गया, ठीक है। अब यही चाहिए, इसको छोड़ देते हैं, 72a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2/3 है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ए बी रखेंगे 72 इंटू स्क्वायर करना है तो 4/9, तो 9 8 72 8 चौक 32 32 हो गया, यहाँ पे 64 है तो 32 में से यही चाहिए तो इसको इसे लिख लीजिए, ए की पावर 4 81 बी की पावर 4 और 32 माइनस कर दीजिए 32 आ जाएगा, 64 में से 32 गया 32, तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से, क्या है क्वेश्चन, किंग्स एंड क्वींस ऑफ black color are taken out from a deck of 52 playing cards, a card is drawn from the remaining well shuffled cards, probability of getting spade card is। अच्छा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में 26 होते हैं ब्लैक 26 हो गए, और रेड कितने होते हैं, रेड भी 26 हो गए। अब ब्लैक भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं स्पेड, ये होते हैं 13, और एक होता है क्लब, और रेड वाला दो में डिवाइड है, हार्ट और डायमंड में। 13 हार्ट होते हैं 13 डायमंड होते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि किंग एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, तो सब में एक किंग इसमें होगा, एक क्वीन इसमें होगी, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज हो गया। तो बोल रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन, इसका मतलब ब्लैक कलर ये है और उसमें से किंग और क्वीन को निकाल दिया जाता है, तो एक किंग यहाँ से निकला, एक क्वीन यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, इसका मतलब चार कार्ड्स निकाल दिए गए, 4 कार्ड्स निकाले गए, सारे ब्लैक से निकाले गए, ये भी ध्यान रखना है। अब चारों कार्ड जो निकाल दिए, उसके बाद बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड होते कितने हैं, टोटल स्पेड होते 13 होते स्पेड। अब उसमें से एक क्वीन और किंग निकल गए तो बचे कितना, रिमेनिंग हो गया स्पेड कितने हो गए 11 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्पेड निकलने की टोटल में से, तो टोटल होते हैं 52, लेकिन उसमें से 4 तो निकाल दिए क्योंकि किंग और क्वीन दोनों के निकाल दिए स्पेड और क्लब के, तो बचे कितने 48, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आउटकम है कितना है 41 और टोटल आउटकम है 48, तो 11/48 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 25/a/b लिख देते हैं, 25/x और c/d लिख देते हैं 81/4 हो गया, तो x मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 81/4, ठीक है। अब यहाँ से रूट लगा दीजिए तो आ जाएगा 5 इंटू 8 9/2,
45/2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रेस का क्वेश्चन है अगला। इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर, इन अ रेस, इन अ 1200 मीटर रेस, बाइक ए बीट्स बाइक बी by 100 meter, bike B beats C by 100 meter in a 600 meter race. If bike A beats bike C by 30 second in a 720 meter race, then what is the speed of C? ठीक है, तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर इस डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस का फार्मूला। अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, डी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, अगर टी कांस्टेंट हो गया तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहली लाइन में क्या है कि 1200 मीटर की रेस है जिसमें ए जो है बी को हराता है 100 मीटर से। अब 100 मीटर से हराने का मतलब दोनों सेम टाइम तक चले होंगे, लेकिन बी क्या होगा 100 मीटर पहले ही रुक पहुंचा होगा, 100 मीटर पहले ही बी ए पहुंच गया होगा और बी जो होगा वो 100 मीटर पहले ही पहुंच पाया होगा, 100 मीटर पीछे ही होगा। इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस कितना चल रहा है, ए चल रहा है डिस्टेंस 1200 मीटर, यहाँ पे ए लिख दो, ये बी लिख दिया, और बी कितना चल रहा है 1100 ही, ठीक है, ये हो गया। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो हो जाएगा A/B का कितना हो गया 12:11 हो गया, ठीक है। अब बोला कि एक और रेस हो रही है, बी और सी की रेस हो रही है जिसमें बाइक बी जो है सी को हरा देता है 100 मीटर से। 600 मीटर की रेस है तो बी 600 चला होगा और सी चला होगा 500 ही, क्योंकि 100 मीटर से रेस हार गया। अब जो डिस्टेंस का यही वाला कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर वो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया बी और सी का रेशियो हो गया 6:5, ठीक है। अब यहाँ पे दो ए और बी का रेशियो पता है, बी और सी का, दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। A/B का है 12:11 है और बी सी का है 6:5। दोनों को जब करेंगे तो इससे इसमें किसने का मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो ये 72 हो गया, नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो ये हो गया 66:55। तो हमें क्या मिल गया, एक रेशियो मिल गया, कंपाउंड रेशियो मिल गया ABC का, ABC का रेशियो मिल गया 72, 66 और 55। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये रेशियो जो है ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड, अब एक और रेस हुई, उसमें क्या हुआ कि बाइक ए जो है सी को हरा देता 30 सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे दिया है 30 सेकेंड से 720 मीटर रेस है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। तो पूछा है कि स्पीड बताना है बाइक सी की। ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो मिला है ना 55, स्पीड सी की मिल गई लेकिन रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब बी का तो कुछ काम है नहीं, बी का कुछ काम नहीं, ए सी की रेस है तो बी को यहां से हटा देते हैं। अब ये स्पीड का रेशियो है ए सी का, ए और सी का स्पीड का रेशियो आ गया, ये स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, ये 55 ये 72। तो इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम ए को लगेगा 55 तो वहां पे सी को लग रहा होगा 72, और इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 30 सेकेंड और यहाँ पे डिफरेंस है 17, तो 17 की वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30/17, ठीक है। ये आ गया सेकेंड, ये आ गया। अब पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, स्पीड कैसे निकलेगी। अब इतना सेकंड एक यूनिट की वैल्यू है और 55 अगर हम 72 की निकाल लें तो यही सी को टाइम लगा होगा 720 मीटर जाने में, तो ये एक यूनिट की वैल्यू है। इसी को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम लगा होगा 720 जाने में। अब ये टाइम पता चल गया, ये जो है हमें टाइम पता चल गया। अब टाइम में हम डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे तो स्पीड आ जाएगा। तो इसके लिए इरेज करना पड़ेगा मुझे, चलो यहाँ पे हटा देते हैं इसको। तो डिस्टेंस कितनी थी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ सी इक्वल टू हो गया। तो 720 डिस्टेंस थी, यहाँ पे 720 जो है डिस्टेंस है जिसमें रेस हारता है सी। तो 720 डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लग गया इसको, 30 × 72/17, तो ये हो गया 10 आया,
ये आ गया और इसको ऊपर भेज देंगे 7/3। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन ए 17/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन अच्छा हो जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, बोला क्या है कि सम ऑफ लेंथ। एक बात पहले जानिए, क्यूब का क्या होता है, क्यूब के बारे में जो साइड का लेंथ होता है वही एज का लेंथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोला है कि सम, मान लीजिए साइड की लेंथ है ए, क्यूब की साइड की लेंथ है ए और स्क्वायर की भी जरूरत है, स्क्वायर की मान लेते हैं बी। ठीक, स्क्वायर की मान लीजिए ये पूरा लेट है, स्क्वायर की लेंथ हो गई बी। अब बोला है कि जो सम ऑफ लेंथ, एजेस कितने होते हैं क्यूब में 12, तो 12 एजेस का जो सम है, 12 एजेस का सम कितना हो जाएगा 12 है, क्योंकि साइड और एज लेंथ बराबर होती है इसलिए कितना हो गया सम 12 हो गया। ये इक्वल है किसके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4b, 4b का हाफ है, तो यहां से ab का कुछ रिलेशन आ जाएगा, a बाई ए इक्वल टू आ गया 1/6b। ठीक है, ये आ गया। अब एक और रिलेशन, ये तो एक रिलेशन हो गया, दूसरा दिया हुआ है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, दूसरा रिलेशन क्या है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यूब का क्या होता है वैल्यू ए क्यूब, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया, 1/6 कितना इसका एरिया का, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है, तो पूछा है हमें देन द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो बी की वैल्यू चाहिए, साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर चाहिए तो बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की चाहिए तो ए की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, तो ए की वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो 1/6 का क्या हो जाएगा 1/6 हो गया, और यहाँ पे बी क्यूब हुआ इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 6 हो गया। ठीक है, 6 हुआ और यहाँ से ये गया बी बचा खाली, ये भी चला गया, तो ये गया 36 हो गया, बी इक्वल टू हो गया 36 यूनिट, जो भी है 36 यूनिट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15%, when invested at the rate of 15% per annum at simple interest amounts to 26,000 in 2 years. What is the simple rate that accrued during these 2 years? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बोला है कि एक सम है, ठीक है, वेन इन्वेस्टेड एट 15%, जब उसको एसआई पे इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 15% के रेट से, तो 2 सालों में वो बढ़कर हो जाता है अमाउंटेड, इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना हो जाता है 26,000 रुपए 2 साल में हो जाता है। तो पूछा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट दैट एक्यूम्ड ड्यूरिंग दिस 2 years, तो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस पे 26,000 तो पूरा अमाउंट है, तो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं, क्या करिए, मान लीजिए कि प्रिंसिपल था 100 था, अब 2 साल में क्या होगा, एसआई कितना हो जाएगा 2 साल में, इस पे 15 × 2 30% हो जाएगा, तो 100 का 30% कितना हो गया 130, अमाउंट कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 130 की वैल्यू हमें दे दिया है, 130 की वैल्यू 26,000 दिया हुआ है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, और बोला है कि एसआई बताइए, एसआई 30 की वैल्यू चाहिए, तो 130 की वैल्यू दिया है और 30 की वैल्यू चाहिए, तो 130 26,000 अपॉन में 30, ये हुआ 13, 2,000 आएगा, 2 3 6,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी आसान है। दूसरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या, पूछा क्या, पाई चार्ट दिया हुआ है ये है, और बुक प्रिंटेड इन अ ईयर बाय 6 डिफरेंट पब्लिशर्स। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर P4 एंड P6, बोला है कि इस पाई चार्ट में P4 और P6 कितना एंगल बना रहे हैं दोनों मिलके, तो कुछ नहीं होता, इन सबको जोड़ के वो कितने के बराबर होंगे 360 के, और इन दोनों का जो होगा उसकी वैल्यू चाहिए, तो इन सबको जोड़िए कितना होगा 2 2 4 4 8 6 14 14 6 20 हो गया, और 6 4 10 2 12 3 15 15 6 21 5 26 2 28 280 आ गया इन सबका सम।
ठीक है, ये 280 तो पूरे का है पाई चार्ट, पूरे का मतलब 360 डिग्री बनाएगा, और इन दोनों का चाहिए, तो ये आ गया 8 5 4 9, तो 98 की वैल्यू चाहिए। यही बोला है ना कि P4 और P6 कितना एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों को सम कर देंगे, कितना आया 98। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 9 36 7 हो गया, और 14 7 98, 14 9 का 126 आ रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा, 126 डिग्री है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ के आई इक्वल टू आई टी, के आई जो है आई टी के बराबर है, ई के और ई टी बराबर है, ई के और ई टी बराबर है, ठीक है, देन टी ई आई पूछा हुआ है, टी ई आई ये वाला एंगल पूछा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक पकड़िए, एक ट्रायंगल ये वाला के ई आई पकड़ लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका, ये हो गया टी ई आई, ठीक है, दो ट्रायंगल है, तो इसको कंपेयर करेंगे जब, तो आपको पाएंगे के आई इक्वल टू, हमें दिया हुआ है आई टी दिया हुआ है, स्क्रीन पे सही आ रहा है, ठीक है, के आई इक्वल टू आई टी दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ था के आई इक्वल टू ई के, इस ट्रायंगल में के आई इक्वल टू आई टी दिया, ई के इक्वल टू ई टी दिया हुआ था, और ये वाला जो है साइड दोनों में कॉमन है, आई इक्वल टू आई ई कॉमन हो गया, ठीक है, जब ये कॉमन हो गया, तीनों साइड बराबर हो, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होते ही सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, कौन कौन सा ट्रायंगल, के ई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू, के ई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू के ई लिखे हो, तो टी ई आई के कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या है, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल भी सेम, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल कौन सा है, ई वाला एंगल ई के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, ये भी एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए यही वाला। अब ये दोनों जब बराबर हैं, और ये दिया हुआ है 150, तो ये कितना होगा दोनों मिला के, 360 माइनस 150 होगा, इसका मतलब 210 हो जाएगा। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल 210 हो गया, एक बार दिखाता हूं मैं आपको, ये एंगल हो गया 210 आया, और ये दोनों एंगल जब बराबर है, तो ये वाला एंगल पूछा है आपसे, तो आधा नहीं हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, तो हो गया 105 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बोला इफ p इक्वल टू इतना है, q ये है, r इतना है, तो इसकी वैल्यू, तो ठीक है p को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा, और जो p0 आ गया, सॉल्व करेंगे तो p0 आएगा। ठीक है, q करेंगे तो 4 हुआ, 4 माइनस 3, q आ गया 1, और जे r कितना है, इसको 2 से डिवाइड किए, 2 प्लस 5, r आ गया 7। अब यहाँ पे रख देना है, p की वैल्यू 0 है, तो उससे चेंज आना नहीं, p की वैल्यू 0, r की वैल्यू 7, r 7 रखेंगे यहाँ पे 7, और q की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रखेंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं, 7 आ गया आंसर, 7 1 7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना स्कोर्ड 303 रन्स against England in which she hits 34 fours and 4 sixes. What is approximate percentage of the total runs were scored by Meena by running between the wickets? ठीक है, आसान है, एक मैच हो रहा है, उसमें मीना ने 303 रन बनाए, जिसमें उसने 32 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। ठीक है, तो पूछा है कि उसने रनिंग करके, इसका मतलब दौड़ के कितने रन बनाए हैं, तो हम 303 रन टोटल है, टोटल 303 रन बनाए, तो हम देख लेते हैं बाउंड्रीज कितने रन बनाए, तो 32 तो चौके मारे, तो कितने रन हो गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 112, 28 रन सिर्फ उसने चौके से बना दिया, और 4 छक्के मारे, छक्के 4 मारे, इसका मतलब 24 रन। तो इन दोनों को सम कर लेंगे, 8 4 12, 4 1 5, 152 रन, तो 50%, अच्छा 152 रन उसने बाउंड्री से बनाया, तो इसके बाद जो बचा वो रनिंग से बनाया, तो रनिंग से कितने रन बनाए, रनिंग से बनाए होंगे उसने 303 माइनस 152 करेंगे, तो ये आ जाएगा 151। अब ये 151 जो है रनिंग से बनाए, अब परसेंटेज भी पूछा है, तो टोटल इतना था, टोटल नीचे कर देंगे, 303 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे अगर 4 होता, यहाँ पे होता 2 होता, ठीक है, तो 50 के आसपास आ जाता। इसको आप अगर अप्रॉक्स से ले लें तो 49 ही आना चाहिए,
47 बहुत ज्यादा हो गया। 48 होता तो एक बार हम कैलकुलेट करते, 48 होता तो पास पास हो जाता 48 49 तब कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 बार ही जाएगा, ये जाएगा 2 बार से थोड़ा ज्यादा तो 50% आता, लेकिन क्या हुआ एक ज्यादा है यहाँ पे, 302 होता तो 50% आ जाता, लेकिन एक ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे 49.83 होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से, पढ़िए। The cost price of a chair is 3 times of the profit earned on selling the chair. What is the approximate profit percentage gained through the sale? ठीक है, तो बोला है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि एक चेयर को जब कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, जो कॉस्ट प्राइस है चेयर का वो कितना है 3 टाइम्स प्रॉफिट अर्न, सीधा लिख दीजिए जो बोला है 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट हो गया पी से, तो सीपी बाई पी का रेशियो आ जाएगा हमारा 3:1 आ गया। तो पूछा क्या, प्रॉफिट पूछा है, 3 पे प्रॉफिट 1 का, सीधा वही है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1% का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे तो 100 पे पूछा हुआ है 33.3, यही आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इन्वेस्ट 55,000 फॉर 2 years on compound interest such that the rate of interest for the first year is 8% and that of for the second year is 12% annum। यहाँ पे फर्स्ट होगा, फर्स्ट ईयर इज 8%, दैट ऑफ सेकेंड ईयर इज 12% एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द पर्सन। ठीक है, इसको इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपली क्या करिए, पहले साल का रेट हमें दिया हुआ है 8% दिया हुआ है और कंपाउंडेड है, दूसरे साल क्या है 12% दिया हुआ है, तो दोनों का साथ में कंबाइन करके कैसे निकाल लेंगे, कंबाइन करके कैसे निकालते, 2 साल का दिया हो तो ए प्लस बी और फिर पॉइंट ए बी, यही करते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12 8 20 बाई 100 करते हैं, वही पॉइंट लगा देंगे, तो 12 8 96, टोटल परसेंटेज आ गया इतना, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में, यही पूछा है। तो 55,000 पे इतना अगर पूछा है वैल्यू कितना हो गया 55,000 इंटू 20,096 बाई 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करिए, आप 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 11 से, 5 से करेंगे 6 5 30, 5 9 45, 3 48, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये किया तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ हो गया, अभी 11 बचा हुआ, 11 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 8 88 हुआ, 11 8 88, 11 चौक 11 8 11 8 88, 11 चौक 44, 8 52 हुआ और 11 एकम 11, 11,528 है ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए पर्सन बोरोड अ सर्टेन सम एट 10% per annum for 3 years, interest being compounded annually, at the end of first 2 years he repaid a sum of 6,634 and at the end of third year he cleared of debt by paying 13,200, what was the sum borrowed by him। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल पूछा है, बोला है कि एक आदमी है 10% ब्याज की दर से 3 साल के लिए कुछ पैसा लेता है, लेकिन 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल जब समाप्त होते हैं उसने क्या किया कि 6,634 रुपए वापस कर दिए दूसरे साल के लास्ट में, फिर तीसरे साल के लास्ट में वो 13,200 दे के पूरा पैसा वापस कर देता है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना था, तो हम मान लेते कि प्रिंसिपल 100x था। ठीक है, मान लिया कि प्रिंसिपल 100x था, तो 2 साल में कितना हो जाएगा इसका, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगेगा तो 100x इंटू कितना 10% है 11/10, 11/10, 2 साल में इतना हो जाएगा ये अमाउंट। तो कितना हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया 121x, ये आ गया उसका कंपाउंड अमाउंट आ गया 121x देना था उसको, जिसमें से वो कितना दे देता है 121x में से 6634 वापस कर देता है। अब इतना वापस कर दिया, पहले 2 साल के बाद इतना था अमाउंट, तो इस पे लगता कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल के लिए, लेकिन उसमें से ये वापस कर दिया। अब जो लगेगा 10% ब्याज इतने पैसे पे लगेगा, टोटल पे लगता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर पे जो होता है वही थर्ड ईयर में लगता है उस पे पूरे पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इतना वापस कर दिया, अब इतना वापस कर दिया है तो उसमें से माइनस कर दिए हम,
माइनस करके क्या किए कि थर्ड ईयर में उतना ही रेट वो लगा दिए, अमाउंट हो जाएगा। अब इसको वापस कितना करना होगा, इतना इतना पैसा देना होगा, और इसकी वैल्यू हमें दे दी है कि 13,200 दे के वो पूरा पैसा खत्म कर देता। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1200, 12,000 हुआ। 121 एक्स इक्वल टू माइनस 6634 इक्वल टू 12,000, ठीक है। और इसको माइनस कर लेंगे, प्लस हो जाएगा 12 6 18, 634 हो जाएगा। ये 121 एक्स इक्वल टू हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 कम 11, 11 छः 66, 11 कम 11, 11 छः 66, 11 99, 11 छः 44, 11 से फिर भाग देंगे तो आ गया 11 कम 11, 5 चौ 55, 4। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट वाज द सम बोरोड बाय हिम, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल हमने कितना लेट माना था, 100x। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 154 इंटू 100, इसका मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वैल्यू ऑफ tan 29 cot 61 cosec 61 होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 54, ये ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा है। तो tan और कॉट दिया हुआ है, यहाँ पे cosec स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, tan को कॉट में बदल देते हैं, tan को कॉट में बदलिए चाहे कॉट को tan में, लेकिन इन दोनों का रिलेशन के लिए कॉट कॉट सही रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 61 कर लिए, tan को कॉट में चेंज कर लिया तो tan कॉट में होगा तो कॉट स्क्वायर 61 हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 हुआ, ये आ गया, प्लस अब कॉट स्क्वायर 54 माइनस सेक स्क्वायर 36 दिया है। तो यहाँ पे हम कॉट को tan में चेंज कर लेते हैं, tan स्क्वायर 36 लिख देंगे, प्लस tan स्क्वायर 36 माइनस सेक स्क्वायर 36, ठीक है। और उसके आगे जो दिया हुआ है, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। इतना जो है अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है तो ये -1 होगा। यहाँ पे क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो उल्टा है यहाँ पे, ये भी -1 होगा। तो ये वैल्यू जो होगी -2 हो गई, इसको -2 आ गया, इतने की वैल्यू आ गई ये -2, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आ गया -2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि साइन 1 के साथ क्या बना दे, साइन अगर इन दोनों को साथ में ले लें, साइन इसको यहाँ पे इसको लाते हैं तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री को साथ में लाएंगे, ठीक है, प्लस साइन 3 डिग्री दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और यहाँ पे कहीं रहा होगा 87, साइन स्क्वायर 87। ऐसे ही करके कितने टर्म बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं आपको टोटल बनते 90, मतलब 89 बनते, लेकिन एक एक का गैप है इवन पे, तो ये हो गया 44 हुआ, और बीच में होगा साइन स्क्वायर 45, कहीं पे होगा साइन स्क्वायर 45। इसका किसी के साथ कुछ नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू दे देगा हमें 1/2, ये दे देगा, ठीक है। ये हो गया 1/2। तो ये कितने बार बन रहे हैं इस तरह के, 22 बार। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 22 बार बनेंगे। ये इसको अगर हम साइन स्क्वायर 1 है, इसको साइन स्क्वायर 1 लिख दो, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसी तरह सबको चेंज कर लेंगे, तो ये 1 हो गया, 1 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 1/2, तो ये 22 बार आएगा, 22 प्लस 1/2 करेंगे, ठीक है, 22.5 ये हो गया, और यहाँ पे 22.5, और इन दोनों को जब माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 21/2 है, ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर ऑफ, नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें k की वैल्यू चाहिए जो डिविजिबल है 6 से। तो 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल। तो नंबर लिख लेते हैं, k हो गया 5320 अब यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू लिखना है जिसपे ये 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या है कि रूल क्या है कि 6 से वो नंबर डिवाइड होगा, 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
और 3 से कौन होता है, सम सबका 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम 3 से डिवाइड होगा तब वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम इन तीन इनका सम पहले ले लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इवन नंबर वैल्यू रखेंगे 4 और 2 ही ऑप्शन से, तो ये दोनों रख ही नहीं सकते क्योंकि फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 7 रख दिए तो 4 और 2 पे ही चेक कर सकते हैं, ये दोनों तो हटा देंगे, ये दोनों नहीं लगाना है, 50% हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो इनका सम करेंगे कितना आएगा, 5 3 8 2 10 16, 16 प्लस यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पे क्या होगा, 16 2 18 2 20, 16 2 18 2 20 पे क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 20 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 4 रखेंगे, 16 4 20 4 24, 24 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ 0.1 mm रेडियस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेल्टिंग अ सॉलिड कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। लेंथ पूछा है एक वायर की जिसको बनाया जाता है 0.1 mm रेडियस का, कहा किससे बनाया जाए, सॉलिड कॉपर स्पेयर है 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो आप पहले देखिए वायर कैसी होती है। ठीक है, एक वायर है ये 0.1 mm की, इसको बनाया गया है कि स्पेयर से, सॉलिड स्पेयर है उससे बनाया गया है। तो पूछा है कि लेंथ पूछा है इस वायर की लेंथ। अब इसको देखें किस शेप में है, ये जो वायर है किस शेप में है, इसको देखेंगे अगर तो ये सिलेंडर के फॉर्म में होती है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब जिस चीज से बन रहा है उसका भी वॉल्यूम इन दोनों का सेम होगा, स्क्वायर से बन रहा है तो स्क्वायर का वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए, दोनों का सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल उसमें यूज होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें 0.1 mm दिया है, mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, मिली सेंटी, 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.1/10। ठीक है, एच चाहिए, एच का मतलब लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ लिख लिया, चाहे एच लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 4/3 है, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, 3 का 27 हो जाएगा, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, 9 4 36 हुआ, और इसको हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 9 4 36 हुआ, और 2 0 2 0 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल राइड्स फर्स्ट 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड फर्दर 6 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है ये, बोला है कि एवरेज स्पीड बताइए, किसकी बताना है, अखिल है वो 12 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाता है और जो बचे हुए 6 किलोमीटर है उसको 20 की स्पीड जाता है, तो बोला एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो पहले 12 किलोमीटर, इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस पता हो और टोटल टाइम पता हो, टोटल डिस्टेंस पता हो जाए और टोटल टाइम पता हो जाए तो हम एवरेज स्पीड आसानी से पता कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर गया, पहले 12 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई 18 किलोमीटर। अब टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलता है, इस टाइम के लिए क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दे, तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर 16 की स्पीड से, तो 3/4 टाइम यहाँ पे लग रहा है, 3/4, और दूसरे वाले में 6 किलोमीटर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो 3/10 टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3/4 प्लस 3/10 करेंगे तो 20 हो जाएगा एलसीएम, 5 तो 15 हुआ, 15 6 21/20 हो गया। ठीक है, 15 6 21/20 आ गया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे टोटल स्पीड को, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया 21/20, तो इसको लिखिए 18 × 20/21 लिखेंगे, 6 3 18 6 7 21, कुछ नहीं डिवाइड होगा, 120/7 करेंगे तो 7 17 7 119, 1/7 यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, अच्छा, द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द मॉल ए एंड बी ऑन डिफरेंट days of a week. The bar graph shows the number of people who visited mall A and B on different days. अच्छा भाई, different days of a week. अगले स्क्रीन पे है क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अगले स्क्रीन पे है, मैं एक कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल ए ऑन थर्सडे सैटरडे
एंड संडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड बी। अच्छा, ये तो दो स्क्रीन पे हो गया। आज सैटरडे संडे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला है, मैं दोनों स्क्रीन को एक कर दे रहा हूँ। बोला है क्वेश्चन कि हमें एक दिया हुआ है बार ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि मॉल ए ब्लू कलर से है, मॉल बी येलो कलर से है। तो इसमें क्या बोला है कि कुछ कुछ लोग हैं मॉल ए में जाते हैं, कुछ बी में। डिफरेंट डेज दिया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है कि बताइए कि मॉल ए में पूछा ये है कि मॉल ए में और मॉल बी का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? मॉल ए को थर्सडे, सैटरडे और संडे को देख लेते हैं एक बार। मॉल ए को थर्सडे, सैटरडे और संडे को टुगेदर जितने लोग जाते हैं उनका रेशियो बताइए किसके साथ? मॉल बी को उसी 3 दिन, मतलब इन तीनों में मॉल ए में जितने लोग जा रहे हैं और इसी में तीनों दिन में मॉल बी में कितने लोग जा रहे हैं, इन तीनों का रेशियो चाहिए। तो तीनों का सम कर लेंगे। 460 हो गया और 840 हो गया। एक मिनट, गलत है, सैटरडे को जाएंगे ना। सैटरडे को हो गया 1280, 1500। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 1280, 460 और 1500। 15 4 1960, 1960 और 12 3100, 3240, यही होगा। 15 4 1960, 19 12 31 31, ठीक है, 3240 हो गया ए का। मॉल बी में इन तीनों दिन कितने लोग जाते हैं? मॉल बी में हो गया 750, 1100, 1350। तो 13 11 14, 2450, 2450 और 2450 और 750, यही है 2400। 5 5 10 7 4 11 3200। 3200 लोग मॉल बी में जाते हैं, तो इन्हीं दो का रेशियो पूछा है। मॉल बी में 3200 लोग जा रहे हैं। ए बी का रेशियो पूछा है, इसका मतलब डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 4 से कर देंगे, 80 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ होना नहीं। तो मॉल ए और बी का आ गया 81:80। ऑप्शन आगे वाले स्लाइड पे है, ऑप्शन 80 और 81। एक मिनट, 81 80 था, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्स 5 7 8 10 12 13 and n are arranged in ascending order. If mean of these numbers is equal to the median of the numbers, find the value of n। ठीक है, तो बोला है कि ये नंबर जो अरेंज है 5 7 8 10 12 n आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज है, ठीक है, छोटे से बड़ा लिखा हुआ। इफ मीन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, इनका जो मीन है, मीन मतलब एवरेज, एवरेज जो है इनका मीडियन के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पूछा है, तो लिख लेते एक बार। 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और n हो गया। तो इनका मीन और मीडियन बराबर है, तो हमें पहले मीडियन पता चल जाए। मीडियन आसान है पता करना। अगर ये सीक्वेंस में अरेंज है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो हम एक मीडियन क्या होता है, अगर कितने नंबर है ऑड है तो मिडिल वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल मिडिल कौन सा होगा? 7 + 1 8। 4 नंबर, चौथे नंबर वाला मिडिल हो जाएगा। इसका मतलब मीडियन हो गया 10, मीडियन आ गया 10, मीडियन 10 हो गया। अब बोला है कि मीन और मीडियन बराबर है, तो मीन और मीडियन बराबर है, मीन कैसे निकलेगा? इनका सबका सम करेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, और उसकी वैल्यू 10 हमें पता है क्योंकि मीन भी 10 है। मीन हमें दिया हुआ है 10, क्योंकि मीन और मीडियन बराबर है। और पता कितना है मीन, इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 12 8 20 10 30, 30 और 25 55 प्लस n बाई 7 नंबर से, 7 से डिवाइड 70 हो जाएगा, इक्वल टू 55 प्लस n। n की वैल्यू आ गई 15, तो n जो है हमारा नंबर वो 15 है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बीएसी, एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करते हैं, मीट बीसी, बीसी एट डी सच दैट डीसी इज इक्वल टू 2 बीडी। इफ एसी माइनस ए बी इक्वल टू 5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले फिगर बनाना होगा। बोला क्या है कि एक ट्रायंगल है, बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया बी एस ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अच्छा, इसको आसान करने के लिए आप ए को ऊपर कर लीजिए, ठीक है, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। अब बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर, इसका मतलब ये लाइन बी सी है। मीट
BC पे D पे मिलती है, D पे मिल गई, सच दैट DC इक्वल्स टू DC और BD का रेशियो दिया हुआ है 2BD दिया हुआ है 2BD, तो DC बाई BD कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो DC अगर हम DC की वैल्यू 2 होगी और DC की वैल्यू हो गई 2, ये एक, ठीक है रेशियो में अगर, और अगला दिया हुआ है क्या, इसको हम x मान लेते हो, x हुआ, ये 2x है। अब अगला दिया हुआ है कि AC माइनस AB, AC इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 5। तो AC को अगर हम 5x प्लस वाई, मतलब x नहीं मान सकते, x तो पहले ही मान लिए हैं, तो अगर हम इसको y प्लस 5 मान लें तो ये कितना है, y है, यही बात लिखी हुई है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 है, हो गया 5। ये दिया हुआ है, दो चीज दी हुआ है, द फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ पूछा है, AB मतलब इसकी लेंथ, y की वैल्यू पूछा है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वही इन दोनों का रेशियो होता है। कैसे, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB बाई AC इक्वल टू हो जाता है BD बाई DC होता है। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमें पता है कि y है और AC y प्लस 5 है और BD दिया हुआ है, BD x है और ये 2x है, तो x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आसानी से, तो 2y इक्वल टू हो गया y प्लस 5, तो y आ गया 5 है, ऑप्शन ए, y ही पूछा है क्योंकि y जो है वो AB की वैल्यू है, तो y इक्वल टू 5 आ गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, सेकेंड लास्ट है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ रेडियस ओ, एक सर्कल है जिसकी रेडियस ओ है एंड ऑफ सेंटर है O एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर, if different side of the center, if the length of one chord is 10 centimeter and the distance between the two chord is 17, then find the difference in length of two chords। ठीक है, तो बोला क्या है कि एक हमारे पास सर्कल बनेगा, बोला है कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड है, अरे यार अच्छे से बन जा, ठीक है मान लीजिए सर्कल है और सेंटर O है इसका, और सेंटर O, दो कॉर्ड है पैरेलल है दोनों एक दूसरे के और अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ये दिया हुआ है। अब बोला है कि रेडियस 13 है और डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, इफ द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच की 17 दिया हुआ है, ठीक है 17 दिया हुआ है दोनों के बीच में, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड 17 और एक रेडियस दिया हुआ है 13, इन दोनों की रेडियस दिया हुआ है 13। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये 13 दिया हुआ है, ये जो होता है ये बराबर बांटता है दोनों को, ये 5 हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 12 5 13 का, ये 12 हो गया। अब ये पूरा 17 था, ये 12 हो गया, तो ये कितना हुआ 5 हुआ। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 13 है, हमें रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो ये 13 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 12 दोनों बराबर, तो ये लेंथ आ गई, दो एक और कॉर्ड है उसकी लेंथ 24 आ गई और इसकी दिया हुआ है 10, ठीक है ये 10 दिया हुआ था, डिफरेंस पूछा है दोनों का, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कॉर्ड्स, तो दो दो कॉर्ड्स की लेंथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 माइनस 10 आ गया आपका 14, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है, रेशमा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, रेशमा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर बाई बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर बाई कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 6 किलोमीटर ऑन फुट एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर, फाइंड हर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर देना है, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे आया भी था, यही सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना आपको, टोटल एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस हम तो सीधा सम करके निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 45 किलोमीटर हुआ, 45 80 125 हुआ और 6 131 किलोमीटर, सही है 80 40 120 तीन ही डिस्टेंस है ना, 131 हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। आप टाइम चाहिए, टाइम निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो 45 किलोमीटर 15 की स्पीड से गया तो कितने घंटे लगे, 3 घंटे यहाँ पे लग गए, 3 आ गया। अब फिर क्या है 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 2 घंटे यहाँ पे लग गए, और फिर पैदल जाता है 3 घंटे के लिए,
तो 3 2 5 3 8, 8 घंटे लग गए टोटल। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हुआ, 8 6 48 हुआ, और 8 3 24 हुआ, 16.38। 8 एकम 8 5 हुआ, 8 6 48, 3, 8 3 24, 8, ठीक है, अप्रॉक्स यही आ जाएगा, अप्रॉक्स बी ऑप्शन, 18 एकम 18। नेक्स्ट, ठीक है, फिर इसके साथ ही खत्म हो गया हमारा 25 क्वेश्चन का ये सेशन। ओके बाय।